हेलो एवरीवन। यूपीएससी एग्जामिनेशन में एनसीईआरटीज़ का काफ़ी बेहतरीन रोल होता है और बिना एनसीईआरटीज़ के आपका यूपीएससी निकलना थोड़ा बहुत ज़रूरत से ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको कौन कौन सी एनसीईआरटीज़ पढ़नी चाहिए और कौन कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए, और साथ में कि आपको ओल्ड एनसीईआरटीज़ पढ़नी है या फिर न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है। ये काफ़ी लोगों के मन में डाउट रहता है कि ओल्ड पढ़े है या फिर न्यू पढ़े। सो इसका रिगार्डिंग जितने भी डाउट है वो मैं आपको इस वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, और ये भी जानेंगे कि कौन कौन सी एनसीईआरटीज़ आती है मार्केट में। ठीक है, सो सबकी लिस्ट भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सो देर तक बने रहिएगा, आपको सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। हाँ, सो दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो के अंदर अपन एनसीईआरटीज़ की लिस्ट को जानेंगे। देन आफ्टर मैं आपके सारे जितने भी डाउट है कि आपको ओल्ड एनसीईआरटीज़ पढ़नी है या फिर न्यू एनसीईआरटीज़ पढ़नी है, इसके रिगार्डिंग सारे डाउट है, और इसके बाद में ये भी बताऊंगा कि आपको एनसीईआरटीज़ कैसे पढ़नी है। ठीक है दोस्तों, ये सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूँगा मैं। हाँ, सो दोस्तों, जो सबसे पहली मैं एनसीईआरटीज़ लेने वाला हूँ वो है हिस्ट्री। सो दोस्तों, हिस्ट्री के अंदर जब आप बात करते हैं तो हिस्ट्री के अंदर सिर्फ हिस्ट्री की बहुत सारी एनसीईआरटीज़ हो जाती है। एक डाउट हर एक के मन में आता है कि ओल्ड एनसीईआरटीज़ पढ़े हिस्ट्री में या फिर न्यू एनसीईआरटीज़ पढ़े। सो दोस्तों, मैं आपको एक डाउट आपका यहीं पे क्लियर कर देता हूँ कि आपको हिस्ट्री एकमात्र सब्जेक्ट है जिसके लिए आपको ओल्ड एनसीईआरटीज़ पढ़नी चाहिए। बाकी किसी भी सब्जेक्ट के लिए आपको ओल्ड एनसीईआरटीज़ पढ़ने की नीड नहीं है। कुछ लोग आपको ज्योग्राफी के लिए जरूर कहेंगे कि आपको ओल्ड एनसीईआरटीज़ पढ़नी है, बट मेरा मानना ये है कि आप अगर स्टैंडर्ड बुक को किसको खरीद रहे हैं तो आपको ओल्ड एनसीईआरटीज़ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी आपके ओल्ड एनसीईआरटीज़ के फैक्ट होते हैं वो आपके ज्योग्राफी में भी कवर उसके ज्योग्राफी के कवर हो जाएंगे। रही बात हिस्ट्री की, हिस्ट्री के लिए मैं आपको किसके लिए कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों जो हिस्ट्री के अंदर जो ओल्ड एनसीईआरटीज़ है वो जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स होती है वो इसी से इनके ऑथर के द्वारा ही लिखी गई है। सो दोस्तों, हिस्ट्री की मैं आपको बुक्स बताना स्टार्ट करता हूँ। हिस्ट्री के अंदर जब क्लास 12th के अंदर बात आती है, क्लास 12th के अंदर जो हिस्ट्री की बुक है वो विपिन चंद्रा के द्वारा जो मॉडर्न इंडिया लिखी गई है उसको आप पढ़ सकते हैं। विपिन चंद्रा के द्वारा जो ये बुक लिखी गई है ये आपके स्टैंडर्ड बुक की तरह ही काम करेगी, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक है वो आपकी विपिन चंद्रा के द्वारा ही लिखी गई है, जो सेम काम करती है। अगर आप ओल्ड एनसीईआरटीज़ के अंदर इस बुक को खरीदते हैं तो आपको कोई किसी भी स्टैंडर्ड बुक को भी खरीदने की कोई नीड नहीं है। साथ में अगर आप कोचिंग के किसी नोट्स को लेते हैं तो आपका हिस्ट्री का पोर्शन लगभग कवर हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको नहीं लेते हैं तो आप विपिन चंद्रा की स्टैंडर्ड बुक को ले सकते हैं या फिर आप स्पेक्ट्रम को ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो मेडिवल इंडिया के लिए बुक आती है वो है क्षितिज चंद्रा की बुक आती है। दोस्तों, अगर आप क्षितिज चंद्रा की इस मेडिवल इंडिया को पढ़ते हैं तो मेरा मानना है ये है कि आपको किसी और बुक किसी न तो कोचिंग के ऊपर रिलाई करने की ज़रूरत है, न किसी और सोर्स के ऊपर रिलाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि मेडिवल इंडिया के वगैरह जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो आर्ट एंड कल्चर से आते हैं, न कि हिस्ट्री से आते हैं। फिर भी अगर आपको थोड़े बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग होने के लिए आपको ये बुक काम कर देगी और आपको इससे काफ़ी बेहतरीन हेल्प हो जाएगी। रही बात एंशिएंट इंडिया के लिए, तो दोस्तों एंशिएंट इंडिया के लिए जो ओल्ड एनसीईआरटी जाती है उसका नाम आर.एस. शर्मा है। आर.एस. शर्मा को आप पढ़ सकते हैं, या तो आप आर.एस. शर्मा को पढ़िए या फिर जो तमिलनाडु बोर्ड की जो बुक आती है हिस्ट्री की एंशिएंट इंडिया की उसको आप पढ़िए। आप दोनों को मत पढ़िएगा क्योंकि आपके पास में इतना टाइम नहीं है। ये मैंने आपको सिर्फ ओल्ड की बात की है, और एंशिएंट इंडिया इसके लिए मैंने आपको तमिलनाडु बोर्ड की बुक को और सजेस्ट किया है। दोनों में से अगर आप एक को सजेस्ट पढ़ते हैं तो आपका काम हो जाएगा। अब रही बात न्यू एनसीईआरटीज़ हिस्ट्री में, तो दोस्तों हिस्ट्री की सारी न्यू एनसीईआरटीज़ आपको पढ़नी है। ओल्ड एनसीईआरटीज़ आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए और आपको स्टैंडर्ड बुक ना खरीदने पड़े इसके लिए मैंने आपको बताई है। ठीक है दोस्तों, रही बात न्यू एनसीईआरटीज़ में, तो क्लास 12th के अंदर जो बुक आती है उसका नाम है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट फर्स्ट। दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश मीडियम का एक इश्यू आता है कि हिंदी मीडियम में तो दोस्तों बुक्स का नाम होता है वो हमेशा सेम ही रहता है, कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता, और थोड़े बहुत आपको इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप नॉलेज लाने की कोशिश कीजिए। ठीक है दोस्तों, 12th के अंदर जो बुक है उसका नाम है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री। इसके अंदर 3 पार्ट में आती है, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड। पार्ट फर्स्ट है वो एंशिएंट इंडिया की है, पार्ट सेकंड है वो मेडिवल इंडिया की है, और पार्ट थर्ड है वो मॉडर्न इंडिया की है। ये क्लास 12th की बुक आएगी। क्लास 11th की जो बुक आएगी वो है थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री। ये दोस्तों वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक आएगी जो कि क्लास 11th पे होगी। क्लास 10th में जो हिस्ट्री की बुक आती है वो है इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, जो कि पार्ट सेकंड होगा ये इसका, और जो इसका पार्ट फर्स्ट है वो क्लास 9th में है, जिसका नाम है इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट फर्स्ट। ये दोनों वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक होती है, इसके अंदर इंडियन हिस्ट्री का कोई रोल नहीं है 9th एंड 10th के अंदर। क्लास 8th के अंदर जो बुक है उसका नाम है अवर पास्ट थर्ड। क्लास 7th के अंदर जो बुक है उसका नाम है अवर पास्ट सेकंड, एंड क्लास 6 के अंदर जो बुक है उसका नाम है अवर पास्ट फर्स्ट। जो क्लास 6 की बुक है वो एंशिएंट इंडिया की है, क्लास 7th की बुक है वो आपके मेडिवल इंडिया की, और क्लास 8th की बुक है वो आपके ये मॉडर्न इंडिया की है। सो दोस्तों, आपका मैंने लगभग काफ़ी डाउट को सॉल्व करने की कोशिश की होगी। आपको ओल्ड एनसीईआरटीज़ कौन सी पढ़नी है और कौन सी नहीं पढ़नी है, नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को वापस रिवाइंड करके आप सुनिएगा। रही बात ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी में आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है।
दोस्तों मैंने आपको शुरुआत में बोला आपको ओल्ड या न्यू, इसके अंदर आपको बहुत सी जगह पे बहुत से टॉपर या फिर बहुत से अलग अलग जगह से सोर्स से मालूम पड़ेगा। कोई लोग आपको ओल्ड कह रहे हैं, कोई लोग आपको न्यू कह रहे हैं। पर अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स भी खरीद रहे हो, आप ओल्ड भी खरीद रहे हो और आप न्यू भी खरीद रहे हो, तो आपका यूपीएससी 1 साल में क्लियर नहीं होगा। या 5 वर्ष योजना बनने में बहुत कम टाइम लगेगा आपका, ठीक है। सो मेरा मानना ये है कि आप न्यू एनसीईआरटी के ऊपर रिलाई कीजिए और इसके साथ में किसी भी एक स्टैंडर्ड बुक्स को आप जैसे लियों को वगैरह खरीद सकते हो, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतरीन बन जाएगी। ज्योग्राफी के लिए क्लास 12th में जो बुक है उसका नाम है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी क्लास 12th। क्लास 12th में 2 बुक्स आती है, जिसके अंदर एक बुक है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और दूसरी बुक का नाम है इंडियन पीपल एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है दोस्तों। ये क्लास 12th की बुक है। क्लास 11th में जो ज्योग्राफी की बुक है उसका नाम है इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट क्लास 11th, ठीक है। एक और बुक है जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11th, ठीक है दोस्तों। क्लास 10th में जो बुक है वो है कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 2, ये क्लास 10th की बुक है। क्लास 9th की जो बुक है उसका नाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 1, ये क्लास 9th की बुक है। क्लास 8th की जो बुक है उसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट क्लास 8। क्लास 7th की जो बुक है वो है अवर इन्वायरमेंट, क्लास 7th की बुक है। क्लास 6 की बुक जो है उसका नाम है अवर अर्थ एंड हैबिट, ये क्लास 6 की बुक है। सो दोस्तों ये हिस्ट्री की बुक है। इसके साथ में मैं आपको एक जो ये डाउट होगा कि इन सारी बुकों को कैसे पढ़ना है, इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के बताऊंगा कि इन बुक्स को कैसे पढ़ना है कि आप कम टाइम के अंदर सारी बुक्स को कंप्लीट कर देंगे। अब रही बात आर्ट एंड कल्चर की। आर्ट एंड कल्चर के लिए फ्रेंड्स आपको 2 बुक्स पढ़नी है, क्लास 12th और क्लास 11th की। और अगर आर्ट एंड कल्चर के इन दोनों बुक्स को आप बेहतरीन तरीके से रट लेते हैं और उसके साथ में किसी एक कोचिंग के नोट्स को पढ़ लेते हैं, तो कुछ लोग आपको नितिन सिंघानिया वगैरह बुक्स का बोलते हैं, वो आपको खरीदने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि काफ़ी बल्कि बुक होती है, इतना आपको पढ़ने का टाइम नहीं होता। इससे बेटर आप दोनों एनसीईआरटीज को ढंग से रट लो और उसके साथ में किसी भी एक अच्छी कोचिंग के नोट्स को लेकर उनको रट लो, तो आपका काम बेहतरीन तरीके से पूरा हो जाएगा। आर्ट एंड कल्चर के लिए जो क्लास 11th की बुक है उसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट, ये क्लास 11th की बुक है। क्लास 12th की जो बुक है वो एक्सप्लोरिंग द क्राफ्ट ट्रेडिशन इन इंडिया, क्लास 12th की बुक है, ये आर्ट एंड कल्चर की आएगी। दोस्तों इंडियन सोसाइटी के लिए जो आपकी बुक आती है उसके अंदर आपको क्लास 11th और 12th की बुक आएगी, जिसके अंदर आपको 4 बुकें खरीदनी पड़ेगी। क्लास 11th में 2 बुक आएगी और क्लास 12th में 2 बुक आएगी। क्लास 11th में जो बुक आएगी उसका नाम है, क्लास 11th की जो फर्स्ट बुक है उसका नाम है इंट्रोडक्शन सोसाइटी, जो कि क्लास 11th की बुक है। और क्लास 11th की एक दूसरी बुक है जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, क्लास 11th की बुक है। क्लास 12th में जो 2 बुक आती है उसके अंदर जो पहले बुक है उसका नाम है सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, क्लास 12th है। और क्लास 12th में जो एक दूसरी बुक है उसका नाम है इंडियन सोसाइटी, ये क्लास 12th की बुक है। सो दोस्तों सोसाइटी का पोर्शन भी मैंने आपको बता दिया है। अब रही बात पॉलिटिक्स के लिए, पॉलिटी के लिए आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। सो दोस्तों पॉलिटी के अंदर आपको क्लास दोस्तों मैं आपको एक बात बताना भूल गया था, ज्योग्राफी के अंदर आपको एक पॉलिटी की एक प्रैक्टिकल की बुक भी मिलेगी। सो प्लीज़ दोस्तों उस बुक को मत खरीदिएगा, उसका कोई रोल नहीं है। सो उसको खरीदने का उसको खरीद के आपके पैसे बर्बाद मत कीजिएगा। क्लास 12th के अंदर जब बुक्स होती है तो क्लास 12th की पॉलिटी के अंदर जो बुक है उनका नाम है, जो पहली बुक है उसका नाम है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। ये दोस्तों इस बुक का रोल आपका पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में भी पड़ता है। सो हिस्ट्री के तौर पे भी ये बुक्स काफ़ी बेहतरीन होती है, तो इसको आप पढ़ना जरूरी है, ठीक है। क्लास 12th के अंदर जो बुक है सेकंड बुक है उसका नाम है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, क्लास 12th की बुक है। क्लास 11th की जो बुक है उसका नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, क्लास 11th। और क्लास 11th में दूसरी बुक है उसका नाम है पॉलिटिकल थ्योरी, क्लास 11th। अब रही बात क्लास 10th के अंदर जो बुक आएगी उसका नाम है, पहले बुक है क्लास 10th के अंदर जो बुक आएगी उसका नाम है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2, ये आपकी क्लास 10th की बुक है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्लास 9th में आएगा, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1, ये क्लास 9th के अंदर आएगी। क्लास 8th के अंदर जो बुक आएगी उसका नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 3, ये क्लास 8th की बुक है। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 2, ये क्लास 7th की बुक है। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1, ये क्लास 6 की बुक है। सो ये पॉलिटिक का पोर्शन लगभग आपका यहाँ पे कवर हो जाता है और कंप्लीट पोर्शन कवर हो जाता है। अब रही बात इकोनॉमिक्स। सो दोस्तों इकोनॉमिक्स के अंदर जो 12th के अंदर जो बुक आएगी उसके अंदर 2 बुक आएगी। पहले बुक का नाम है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमी, ये बुक आएगी क्लास 12th की बुक आएगी। और क्लास 12th में एक सेकंड बुक आएगी उसका नाम है मैक्रो इकोनॉमी। सो दोस्तों मेरा मानना ये है कि आप 12th में जो मैक्रो इकोनॉमी है इसको खरीदने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि इससे इतने क्वेश्चंस बनते नहीं है और कुछ एक पोर्शन होता है। सो आप स्टैंडर्ड बुक को पढ़ोगे तो वहाँ से कवर हो जाएगा, तो इसको पढ़ने की नीड नहीं है। फिर भी आपका मन करता है तो आप इसको खरीद सकते हैं। क्लास 11th में जो बुक आएगी वो है इंडियन इकोनॉमिक्स। क्लास 11th की जो बुक है उसके अंदर क्लास 11th में जो पहली बुक है उसका नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और जो क्लास 11th में जो सेकंड बुक है उसका नाम है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, ये क्लास 11th की बुक है।
क्लास 10th में जो बुक आएगी वो है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, यह क्लास 10th की बुक आएगी। और क्लास 9th में जो बुक आएगी उसका नाम सिर्फ इकोनॉमिक है, और इस बुक को आप पढ़ सकते हैं इकोनॉमिक्स के लिए। सो इकोनॉमिक्स का पोर्शन आपका यहाँ पे कवर हो जाता है। अब रही बात साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए क्या क्या पढ़ना चाहिए आपको। सो दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ, अगर आप किसी भी कोचिंग के करंट मैगजीन को फॉलो कर रहे हैं, बहुत सी मैगजीन आती है, उसके अंदर या तो आप दृष्टि को फॉलो कीजिए या फिर आप विजन आईएएस को या इनसाइट आईएएस को, तीनों में से किसी एक को फॉलो कीजिए। सबसे बेहतरीन विजन आईएएस की बेहतर मैगजीन होती है, तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अंदर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन होता है 2 साल का पिछले, उसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका ये पोर्शन कवर हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपका बेस वीक है तो मैं आपको बोलूँगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आप 9th और 10th को आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। और अगर आप और भी बेस आपका वीक है तो आप 6th, 7th और 8th की बुक्स को भी आप पढ़ सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। एक बुक होती है वो है इन्वायरमेंट साइंस, जो कि आपके ज्योग्राफी का ही पोर्शन होता है। तो ज्योग्राफी के लिए जो इन्वायरमेंट साइंस है, इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा एनसीईआरटी को खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका ज्योग्राफी के अंदर कवर हो जाता है। और जो पोर्शन बचता है वो आपके क्लास 12th की जो बायोलॉजी की बुक है उसके लास्ट का जो 4 चैप्टर है उसको आप पढ़ सकते हैं। बुक्स को खरीदने की कोई नीड नहीं है, आप किसी भी बुक स्टोर के ऊपर जाएंगे और उसको बोलेंगे कि इन्वायरमेंट साइंस के लिए जो लास्ट के 4 चैप्टर है उनकी आप हमको फोटोकॉपी दे दीजिए। सो दोस्तों, आपको वो फोटोकॉपी वहाँ से मिल जाएगी और आपका इन्वायरमेंट का पोर्शन वहाँ से कवर हो जाएगा। सो दोस्तों, इसके अंदर मैंने आपको ये दिखा दिया है कि आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है और एनसीईआरटी की कंप्लीट लिस्ट क्या क्या होती हैं। अब एक क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि ओल्ड पढ़नी है या न्यू, जो कि मैंने आपको वीडियो के बीच में भी बता दिया और अभी भी मैं फिर से बता रहा हूँ। एक तो ज्योग्राफी के लिए आपको बहुत से टॉपर्स या फिर बहुत से टीचर बोलेंगे कि आपको ओल्ड एनसीईआरटी को खरीदना चाहिए, और एक आपको इसके हिस्ट्री के लिए बोलेंगे। सो हिस्ट्री के लिए मैंने आपको बता दिया कि आपको ये करनी है, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़नी है। तो अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हो तो मैंने आपको जो सतीश चंद्रा ये जो RS शर्मा बताई उसको खरीदने की कोई नीड नहीं है। पर मेरा मानना यह है कि बल्कि बुक पढ़ने से बेटर है कि आप एनसीईआरटी पढ़िए जो कि ऑथेंटिक होती है। ठीक है दोस्तों, सो आप उनको पढ़ सकते हैं। और ज्योग्राफी के लिए आपको कोई खरीदने की जरूरत नहीं ओल्ड एनसीईआरटी, क्योंकि आप न्यू खरीदिए और एक जीसी लियोंग की बुक को अगर आप खरीदते हैं तो बिलीव में आपका सारा पोर्शन वहीं पे कवर हो जाएगा। और इसके साथ में अगर आप किसी कोचिंग के नोट्स को लेते हो तो ये आपका प्लस पॉइंट होता है। मैं नहीं कहूँगा कि आपको खरीदना जरूरी है कोचिंग के नोट्स को, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक वीडियो में सेपरेट बनाऊंगा कि इन सारे एनसीईआरटीज को आप बहुत कम टाइम के अंदर और बहुत फास्ट तरीके से कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा। सो उसको देखकर आप आपकी तैयारी को और भी बेहतरीन बना पाएंगे। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई है, सो दोस्तों एक लाइक और एक कमेंट कर दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरे वीडियो आपको आपकी प्रिपरेशन में कितना रोल अदा कर रहे हैं। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको हमेशा हेल्प ही हुई है। किसी भी बकवास टॉपिक पे मैंने आज तक वीडियो नहीं बनाया, हमेशा बेहतरीन टॉपिक को लेकर ही वीडियो बनाया है। सो आशा करता हूँ कि आपका इतना प्यार मुझे मिलेगा। सो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते रहिए। और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद साथियों।